ने कभी इस देश को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, सनातन को स्थापित करने के लिए क्या कभी वोट दिया था? आपने तो वोट, इस देश में प्याज के दाम महंगे हो जाते हैं तो प्याज पे सरकार को गिरा दिया। पहली बार आपको परिस्थितियों ने उस जगह पहुंचा दिया, हालात आपके सामने ऐसे हो गए कि जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने 70 सालों में किए, समाजवाद के नाम पे, वामपंथ के नाम पे, मिलीजुली सरकार के नाम पे, जितना भी हो सकता था, ऊंचा नीचा, अगड़े पिछड़े, हिंदी तमिल, तमाम चीजें इस्तेमाल हो गईं, लेकिन 2014 में आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। 2014 का बहुमत, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक बहुत है और अपनी बात कहने के लिए मुझे पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का शौक है। 2014 में पहली बार भारत के लोगों ने, एक बहुत बड़े वर्ग ने पहली बार हिंदू होकर वोट दिया। जब आपने हिंदू होकर वोट दिया तो उसके परिणाम आपके सामने हैं और लोगों ने आपको चढ़ाया, गाली दी कि यह वोट निगेटिव वोट मिला है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला है, यह 70 साल की कांग्रेस सरकार से नाराजगी के कारण मिला है। लेकिन 14 से लेकर 19 तक बड़े सारे कानून बने, बड़े सारे परिवर्तन हुए, वो भी सारे के सारे इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे थे। वो तत्कालिक थे। एक व्यवस्था के बदलने में कुछ तकलीफें होती हैं, लेकिन मेरे लिए उससे बड़ा जो प्रश्न था कि जो समाज छोटी छोटी चीजों पे सरकार गिरा देता हो, जो छोटी छोटी बातों पे मेरा तेरा करता हो, आपने यह साबित कर दिया कि जो आपने बटन 2014 में दबाया था, तमाम तकलीफों के बाद आपने कहा कुछ भी हो जाए हमारी तकलीफ कम है, राष्ट्र की तकलीफ बड़ी है, इसलिए दोबारा से 2019 में आपने उससे ज्यादा बहुमत दिया। और जब राष्ट्र खड़ा हुआ सरकार के पीछे, तो सरकारों के ऊपर दबाव इस बात का था और आज भी है। इसलिए मैं आपसे विनती करने भी आया हूं, इस दबाव को 1 मिनट के लिए भी कम मत होने दीजिएगा। लगातार सरकार पे दबाव बनाए रखिएगा, सरकार को यह एहसास कराइएगा कि यह वोट हमने 2019 में सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है। सड़कें तो कई सालों से बन रही हैं, हवाई जहाज बहुत सालों से चल रहे हैं। ये इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, ये जीएसटी आएगा नहीं आएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, ये होते रहेंगे। सरकार के ऊपर भी इस बात का दबाव है कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है, पहली बार हो रहा है कि आपकी सरकार है और आप लगातार रात में भी रथ जगा कर रहे हैं। जो सोने की गलती आपने की थी 1000 साल तक, उसे आपने थोड़ा सुधार लिया है। इसलिए सरकार को पता है कि वोट उन्हें सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है, अगर यह वोट मिला है तो राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है। और उसी दबाव के चलते 2019 में मात्र 70 दिन के अंदर भारत की संसद में एक अद्भुत घटना घटी, जिस पे चर्चा कम होती है। इसलिए मैंने कहा, अगर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र को बचाएगा, अगर वो किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो खुल के तारीफ होनी चाहिए, खुल के समर्थन होना चाहिए, और जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ खुल के विरोध होना चाहिए। भारत की संसद में एक पार्टी, जिस सदन में उनका बहुमत नहीं है,
ये सुनते सुनते हम थक गए कि धारा 370 और 35A हटाने के लिए जब तक दोनों सदनों में बहुमत नहीं होगा तब तक हम इसे हटा नहीं पाएंगे, बड़ी मुश्किल चीज है। और आस लगने लगी कि पता नहीं कब वो दिन कब आएगा। तो जो लोगों की भावना थी, जो सीधा डायरेक्ट वोट होता है लोकसभा में, उसमें आपने अपनी भावना को प्रकट कर दिया। और जो लगातार दबाव बना, तो सरकार आपके दबाव में जब आती है तो कैसे रास्ते निकालती हैं, तब उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि सत्ता में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनको इस बात की चिंता होती है कि 90 करोड़ लोगों ने जिन्होंने वोट दिया है मुझे, मेरा एक एक पल गिन रहे हैं। भारत की संसद में जिस सदन में बहुमत नहीं था इस सरकार का, सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा विवादास्पद, जिस पे तमाम शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी लगी हुई थी, बिना देश को बताए हुए बहुत खामोशी से जिस राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था उसमें वो लाए और 24 घंटे में वहां से पारित करा दिया। लोगों को नहीं समझ आया कि यह खेल कैसे हुआ है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र को जानने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें राज रहने दीजिए। अगर फैसला हमारे हक में है तो वो राज ही अच्छा है। और जब राज्यसभा में पास हो गया तो जो विरोधी लोग थे वो इस बात से मायूस थे कि वहां तो इनके 303 है, वहां कौन रोकने वाला है। तो धारा 370 और 35A जब हटा तो ये एक ऐसा कदम है, इसको सिर्फ धाराओं का हटना मत समझिए। इसके हटने से कुछ हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी, यह भी मैं नहीं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए इसकी सही व्याख्या कीजिए। 1947 के बाद आजाद और लोकतंत्र भारत के अंदर अगर भारत की सत्ता झुकी, भारत का संविधान झुका, भारत के समाज को झुकाया गया, उस राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर। धारा 370 और 35A नहीं हटी है, असल मुद्दा कुछ और है। उसको और ब्रॉडर सेंस में अगर मैं कहूं, 722 और 12 के आसपास जिस जनगण मन को आप गाते हैं, उसी जनगण मन के अंदर एक सिंध नाम का प्रांत था भारत का, जो पाकिस्तान के पास चला गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर इतिहास सही पढ़ाया जाता, इतिहास में छत्रपति शिवाजी के गौरव की गाथा, जिन्होंने विश्व को पहला गोरिल्ला युद्ध सिखाया, अगर ये बातें लिखी जाती। मैंने इसीलिए कहा, मैं पूना में था पिछले दिनों, वहां मुझे अफजल खां का जो वध हुआ था उस दिन की महत्वता के बारे में उस वक्त मुझे बुलाया गया था। मैंने तब भी यह बात कही थी और अपने इस संबोधन में शुरू में भी यह बात कही कि सही इतिहास पढ़ लेते, कौन इस देश के विलेन थे और कौन इस देश के हीरो थे। अगर सुभाष बाबू का सही इतिहास पढ़ाया जाता तो फिर यह बताना पड़ता कि 21 अक्टूबर 1943 को नॉर्थ ईस्ट के शहर मोयान के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चल के आई और पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लिया। और 21 अक्टूबर 1943 को यूनाइटेड भारत में, अखंड भारत में एक शख्स ने करेंसी जारी की, उसने बैंक जारी किया, पासपोर्ट जारी किया और भारत के आजादी की घोषणा ब्रिटिश सरकार के होने के बावजूद की। दुनिया के 11 देशों ने, जिसमें उस वक्त का सबसे ताकतवर मुल्क
यूएसएसआर, जिसे आज आप रूस के नाम से जानते हैं, 11 देशों ने मान्यता दी। लेकिन क्या हुआ? वो कौन लोग थे कि 1943 में जिस आदमी ने भारत की आजादी की घोषणा कर दी हो, प्राइम मिनिस्टर की घोषणा हो गई हो, सरकार बन गई हो, 1943 से चल के 1947 में वो आदमी गायब हो गया।